हेलो एवरीवन, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा, आपका CHSL का एग्ज़ाम 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है और किसी भी पेपर की तैयारी करने में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए हम CHSL के पेपरों को सॉल्व करेंगे, पुराने पेपर जो लेटेस्ट में आए हुए हैं, और पहले पेपर की बात करेंगे हम 17 मार्च शिफ्ट 1 की। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पढ़िए। सोहन एक प्लॉट को 15% की हानि पर 2,55,000 में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लॉट को कितने मूल्य में बेचना चाहिए था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोहन है, एक प्लॉट को 15% के लॉस पे बेच रहा है और बेच कितने पे रहा है, 2,55,000 में। और अगर वो प्लॉट में 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे उस प्लॉट को कितने में बेचना चाहिए था। तो चलिए शुरू कर दें। जैसे मेरी क्रय मूल्य मैं मान ले रहा हूँ, क्रय मूल्य CP है। अगर वो 15% के लॉस पे बेच रहा है तो बेच कितने पे रहा है, 85% के लॉस। कितना हो गया, 2,55,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरी यहाँ से CP निकल आएगी। CP कितनी निकल आएगी, मैं यहाँ से काट दूंगा तो 3,000 आ जाएगा। इसको 3 से काट रहा हूँ तो मेरी CP आ गई 3 लाख। CP कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। ये प्लॉट उसने 15% के लॉस पे खरीदा था। प्लॉट उसकी क्रय मूल्य क्या है प्लॉट की, 3 लाख है। अगर वो इस प्लॉट को 10% के लाभ पे बेचना चाहता है या 10% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो कितने पे बेचना चाहिए था उसको। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 30,000। ऐसे निकाल लीजिए, 3 लाख का 10%। तो देखिए ये कितना आ गया, 30,000 आ गया। आया कि नहीं, 30,000 आ गया। तो मुझे क्रय मूल्य में अगर मैं 30,000 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3,30,000 आ जाएगा। तो उसको कितने पे बेचना चाहिए था कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए, 3,30,000 पे। 3,30,000 पे बेचना चाहिए था। ठीक है, चलिए फिर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबरों का डिफरेंस है, दो संख्याओं के बीच का अंतर जो दिया हुआ है आपको कितना, 43। अगर मैं दो संख्या मान ले रहा हूं X और Y तो उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। और कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल कितना है, 50 है। उनका प्रोडक्ट कितना है, 50 है। और निकालना क्या है, निकालना है उनके सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके वर्गों का योग, मतलब निकालना है मुझे x² प्लस y²। मुझे क्या निकालना है, x² प्लस y², x² प्लस y² निकालना है। ठीक है, चलिए फिर तो शुरू करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 2xy। मैंने दोनों तरफ क्या किया है, मैंने 2xy माइनस भी कर दिया है और ऐड भी कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। आपको ना ये रिजल्ट डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। ये जो रिजल्ट है डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। मैंने निकालना बता दिया पर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तब मुझे यहाँ से x प्लस वाई स्क्वायर निकल आएगा। x माइनस वाई कितना दिया है, 43। इसका स्क्वायर करना है प्लस 2xy। ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें यूनिट डिजिट भी चेक कर सकता हूँ, इकाई अंक चेक कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 का है, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे कितना दिया है, x और y प्रोडक्ट कितना, 0, तो आखिरी में तो 0 ही आएगा। अगर मैं इकाई अंक चेक कर रहा हूँ तो आंसर क्या, आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। और 9 किसके इकाई अंक में, एक ही है। ठीक है, आप ऐसे तो एग्जाम में कर सकते हैं, बाकी अगर आपको करना ही है, पूरा मेथड ही करना है, नहीं मानोगे आप ऐसे, तो 43 का स्क्वायर निकालना है अगर, तो देखो स्क्वायर का तरीका मैंने क्लास में बताया हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस में। देखिए ये 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है, ये 25 से ज़्यादा है 18, 25 से 18 ज़्यादा है। ये 25 से कितना ज़्यादा है, 43, 25 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। और मैं इस 43 को क्या लिख सकता हूँ, 50 माइनस 7 लिख सकता हूँ। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। तो क्या होता है, 43 का स्क्वायर कितना होता है, 1849 होता है कि नहीं होता है। 43 का स्क्वायर कितना होता है, 1849। और 2 इंटू एक्स वाई 50, 2 इंटू 50 कितना हो गया, 100। तो ये कितना आ गया, 1949। पर यहाँ पे इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से निकाल भी सकते थे। तो चलिए फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। तब तक मैं ये हटा दूँ।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं की जो लंबाई दी है कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर दी है और 8 सेंटीमीटर दी है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक लेंथ दी हुई है 3, एक 8 दी हुई है, एक x दी हुई है। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल में जब बात करता हूँ, मैं त्रिभुज की बात करता हूँ, अगर एक साइड x है तो हमेशा ये दोनों के डिफरेंस है, जो बाकी दोनों की साइड होंगी उसकी लंबाई होगी, उनके डिफरेंस से तो ज़्यादा होगी। मतलब 8 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5, तो उससे ज़्यादा होगी। और इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों के योग से कम भी होगा। अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 11। ठीक, तो रिलेशन बन गया ये। किसी भी त्रिभुज की बात करूं मैं तो उसकी एक जो साइड होती है वो दूसरी साइडों के योग से तो कम होती है, पर उन दोनों की जो साइड की लेंथ जी होती है बाकी दोनों की, उनके डिफरेंस से ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन बन जाएगा। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए ये। लिखा हुआ है डीलर मार्क हिज गुड एज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब कोई क्रय मूल्य है और जो मार्क करता है, जो अंकित मूल्य है वो 30% ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से ज़्यादा है। फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है और एमपी दिया हुआ है। ये डीलर क्या कर रहा है, अपने गुड्स को जो है वो क्रय मूल्य से जो अंकित कर रहा है, जो मार्क प्राइस है, वो क्या कह रहा है कि अगर सीपी मेरी 100 है तो कितना ज़्यादा अंकित कर रहा है, 30% ज़्यादा अंकित कर रहा है। तो कितना हो गया ये 130। ये कितना ज़्यादा कर रहा है, ये 30% ज़्यादा अंकित कर रहा है। मार्कअप कितना दे रहा है, 30% का दे रहा है। अब वो कह रहा है कि वो अगर इस पे 35% का डिस्काउंट भी दे दे। डिस्काउंट किस पे लगता है, डिस्काउंट लगता है मेरा मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे, बट्टा किस पे लगता है, मेरा मार्क प्राइस पे लगता है। तो इसके कितना डिस्काउंट दे रहा है, 35% डिस्काउंट भी दे रहा है। इस पे 35% डिस्काउंट बताओ कितना होगा। अगर मैं 35 देखो डायरेक्ट निकाल सकते, वरना इसका 30% कितना होगा, पहले ये बताओ। अब 30% कितना होगा, इसका 39 होगा। 30% कितना होगा, 39 होगा। और अगर मैं कहूँ 5% कितना होगा, मैं 35 को क्या लिख रहा हूँ, मैं 35 को लिख दे रहा हूँ 30% प्लस 5%। मैं ये कर रहा हूँ, 30% मेरा कितना आ गया, इसका 39 आ गया। 5% निकालो, अगर 10% 13 हो गया, 10 13 का आधा कितना हो गया 6.5, तो कितना आ गया 45.5। 45.5 मतलब मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 45.5 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 130 में 45.5 का डिस्काउंट, 30 तो चला ही जाएगा, बचा कितना 15.5। 15.5 हमारा आंसर भी होगा। अब देखो इसमें डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं कि आप पहले इसमें 45.5 घटाओ तो फिर निकलेगा 84.5, फिर आप इसका डिफरेंस निकालो तो 15.5 आएगा ना। ठीक है, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे क्या आपको पता चला 14.5 मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मैं यहाँ से 30 तो हट ही जाएगा। 45.5 में 30 तो हट ही जाएगा, 30 तो हट गया, तो बचा कितना 15.5, जो कि कितना इसके इधर माइनस होगा, 15.5 और ज़्यादा माइनस होगा, तो 100 में कितना हो जाएगा, वो 15.5% ही हो जाएगा। ठीक है, अगर निकालना हो तो यहाँ देख लो भैया कितना है अंतर, 15.5 का अंतर है। 15.5 का अंतर 100 पे तो कितना मिल रहा है, कितना आ रहा है 15.5 पे। तो इसका लॉस परसेंट कितना निकल गया, हानि प्रतिशत कितना है 15.5। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए काफ़ी सही क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड, और ये नंबर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको मतलब 7 की पावर 81, 7 की पावर 82 और 7 की पावर 83 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है।
इनमें से ऐसा कौन सी संख्या है जो इस नंबर को पूरी तरह विभाजित कर दे रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करते हैं, इसमें 7 की पावर 81 जो है मैं वो कॉमन ले ले रहा हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 49। ठीक है, 7 की पावर 81, अब ये हो जाएगा 50, ये हो गया 57। ठीक है, 57 हो गया। पर यहाँ से एक काम करो, यहाँ से एक 7 और निकाल लो, यहाँ पे क्या कर दो, 7 की पावर 80 इंटू 7 इंटू 57। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, 350 अपॉन 49 कितना आ गया, 399। तो 399 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 399। ऐसा नंबर है जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। चलिए फिर छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 8 years and 10 years इज 200 और रेट दिया कितना हुआ है, 10% पर एनम। तुम्हें प्रिंसिपल बताना है। एक धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 200 है। कितना है, 200 है। अगर ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 10% वार्षिक दी हुई है, तो मूलधन कितना है। अच्छा, साधारण ब्याज की मैं बात करता हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का जो रेट लगता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो हमें बराबर मिलता है, बराबर हर साल मिलता रहता है। अगर पहले साल 10 मिल रहा है तो दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा। हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा हर साल बराबर होता है। तो एक चीज़ है कि अगर मेरे को 2 साल का डिफरेंस दिया है और कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% दिया है, तो 8 साल और 10 साल का डिफरेंस कितना हो गया, 2 साल का। 2 साल और 10% दिया हुआ है, 10% किस पे, प्रिंसिपल पे, और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 200 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा। जैसे मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ तो मेरा 20% ऑफ प्रिंसिपल हो गया 200, या तो देखो डायरेक्ट कर लो या कर लो भैया, पूरा कर लो, इंटू प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से बराबर आ गया 10। तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया, या मैं बोलूँ प्रिंसिपल कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया। तो मेरा मूलधन कितना आ गया, 1000 आ गया। तो मेरा मूलधन कितना आ गया, 1000 आ गया। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देखो जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर मेरा प्रिंसिपल P है तो ठीक है, R कितना है, 10 दिया है, रेट क्या है 10 साल का, अपॉन 100 माइनस P इंटू आर कितना दिया हुआ, 8 साल का। अंतर दिया हुआ है तुमको, और वो अंतर कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। मतलब 10 साल और 8 साल में जो साधारण ब्याज मिला है प्रिंसिपल पे, वो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ। तो यहाँ से निकालोगे तब भी वही निकलेगा। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कितना आ जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ तो P इंटू 20 अपॉन 100 किसके बराबर आ रहा है, 200 के बराबर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा, यहाँ से भी 1000 है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, ज़्यादा टाइम भी नहीं खराब करना है इसी में। चलिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु M है। चलो डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और उसमें जो BC है उसका मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है, वैल्यू भी दी है। और कह रहा है ट्रायंगल ABM, मतलब ये वाला ट्रायंगल आएगा इधर, ABM, एरिया कितना दिया हुआ है, 18। इसका 18 दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और ये मिड पॉइंट दिया, तो ये, तो जब ये मिड पॉइंट दिया है ना, तो ये हो गया मीडियन। ये क्या हो गया, मीडियन। और जो मीडियन होती है वो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांट देती है। अगर ये भी 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा। अगर इसका एरिया 18 है तो इसका 18 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मीडियन क्या करता है, दोनों ट्रायंगलों को इक्वल एरिया में, बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। ठीक है, तो ABC का ट्रायंगल पूछा, ABC का एरिया पूछा है, तो देखो ABC 18 कितना हो गया, 36 हो गया। आसान सा सवाल, ठीक, 36 हो गया, बिल्कुल आसान सा। आगे बढ़े, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें बस ये है कि मीडियन जो है
वो एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या विभाजित करता है, तो 18 18 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब 8वां पढ़िए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ए क्यूब और बी क्यूब कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है हमें A4 प्लस B4 निकालना है। देखो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि कम से कम आप ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखें, आप पेपर में अपना समय बर्बाद ना करें इस रिलेशन में। ठीक है, पर मुझे अब मेरी कहानी कहाँ आके रुक गई है, मेरी कहानी रुक गई है ए और बी। अगर मेरा ए और बी निकल के आ गया तो मैं वैल्यू चुपचाप रख दूँ। ए और बी कहाँ से निकल के आ जाएगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है मुझे, 20 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको अगर मैं खोलूँगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर दिया है, 20। और ए प्लस बी मुझे दिया कितना है, ये 5 दिया हुआ है, तो 5 जाके इधर माइनस भी कर देगा। ये मुझे 5 जाके दिया है, तो मेरा 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो गया, 20 हो गया। और ये 5 काट देगा तो मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। मेरा कितना आ गया, 4 आ जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ गया मेरा, 4। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख सकता हूँ, माइनस 3ab लिख सकता हूँ 4। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, दोनों तरफ ना मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे 2ab इधर जोड़ दिया है, अब माइनस 2ab घटा दिया है। ये मैंने 2ab जोड़ भी दिया, 2ab घटा भी दिया, और माइनस ab तो पहले से था, तो ये हो गया 4। तो देखो a प्लस बी आ गया, तो ये पूरा कितना बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab दिया हुआ है मुझे 4। ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 माइनस 4 इक्वल्स टू 3ab आ गया। अगर यहाँ से मैं ab निकालना चाहूँ, ab निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 21। 21 अपॉन 3 कितना आ गया, 7। तो मेरा ab कितना आ गया, मेरा ab कितना आ गया, ab आ गया मेरा 7। ab मेरा आ गया 7। तो मैं चुपचाप इस फॉर्मूले पे रख दूंगा, जो ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, 25। तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस 2ab, 2 7 14, 14 आ गया। उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 49, मतलब ए बी का दिया है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 49। मैंने चुपचाप यहाँ वो वैल्यू रख दी। तो ये कितना आ गया, 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये कितना 98 आ गया। तो मतलब 121 माइनस 98 कितना होता है, ये हो गया 21 इधर और 2 इधर, 23। कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, पर आप ये रिलेशन थोड़ा याद रखिएगा। ये रिलेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि एसएससी अब सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि फार्मूला, वो उल्टा सीधा करके फार्मूला बनाता है, वो उसी पे पूछता है, वो सीधे सीधे फार्मूले पे नहीं पूछेगा। तो याद करके ये खासकर ये फार्मूला याद रखिएगा, आपका बहुत काम आएगा ये। चलिए अब ये ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया, वो करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, cos 30 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 माइनस साइन 30 अपॉन साइन 60 प्लस cos 60। मुझे ये दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है, cos 30 माइनस साइन 30। ठीक है, cos 30 कितना होता है, cos 30 की अगर मैं बात करूँ होता है √3/2 माइनस साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 को कितना होता है, 3/2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ। चलिए सॉल्व करिए फिर। यहाँ से अगर मैं 2 एलसीएम लूँगा, ऊपर से कितना आ गया, √3 - 1 अपॉन √3 + 1/2, 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ऐसे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए
डायरेक्टिव आंसर आ ही चुका है, पर कर लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए, परमेकरण कर लीजिए। √3 - 1 अपॉन √3 - 1, मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ तो ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये कितना हो जाता है a प्लस बी, और a माइनस बी अगर दिया हुआ है तो कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो आ जाएगा मेरा 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2, तो ये मेरा आ गया 4 + 2 √3 अपॉन 2, और ये आ गया है आंसर, ये कितना है 4 माइनस है, सॉरी, तो कितना आ गया 4 - 2 √3 अपॉन 2। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेके काटूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 - √3। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2 - √3। इससे कॉमन लिया मैंने और कुछ नहीं किया, अगर मैं कॉमन लूँगा तो 2 - √3 अपॉन 2, और ये 2 कट गया, तो कितना आ गया आंसर 2 - √3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 10वां क्वेश्चन पढ़िए। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4% 7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2% 3 हो जाए। देखिए इसको परसेंटेज से भी लगा सकते हो आप, अगर मैं इन दोनों को परसेंटेज निकालूं, पर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं प्रतिशत बोल रहा था। ठीक है, पर उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 या 4:7 में क्या जोड़ा जाए कि वो रेशियो क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। देखिए ऑप्शन से जाना, जैसे 2:7 दिया हुआ है, अगर मैं ऑप्शन से जाऊंगा तो 3 जोड़ूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा, वो कभी 2 नहीं बन पाएगा। अगर मैं 4 जोड़ूंगा इसमें 8 आ जाएगा, 4 जोड़ रहा तो इसमें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अगर मैं इसमें कितना 4 जोड़ दूंगा तो कितना 11 आ जाएगा, 11 तो नहीं बन पाएगा। और अगर मैं 2 जोड़ दूंगा इसमें कितना आ जाएगा, 2 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इधर में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर मैं काटूं तो किससे 2:3 आ गया। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते थे, आंसर सी होगा। आंसर क्या हो रहा है, आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। पर देखिए चलो बेसिक भी कर लेते हैं इसका, कोई कठिन नहीं है। देखिए नंबर दिया है कितना 4:7 दिया है, अगर उसमें क्या क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात कितना बन जाए, 2:3 बन जाए। 2:3 बन जाए, करो 12 + 3x 12 कितना हो जाएगा 2 14 + 2x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कर भी नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y एक साथ मिलके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। x और y किसी काम को कितने दिन में पूरा कर ले रहे हैं, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि y अकेले उस ही काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। x को अकेले या काम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो बताना है। देखो x और y कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15 दिनों में। y कितने दिनों में कर रहे हैं, 40 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, y कितने दिनों में कर रहे हैं, 40 दिनों में कर रहे हैं। मैं कुछ काम मान लूँ, मैं कुछ काम मान लेता हूँ। काम कैसे मानना है, इन दोनों का एलसीएम मान लेना है। इस दोनों का एलसीएम मान लो, एक काम करो 120 मान लो, तो कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, हुआ कि नहीं। मतलब x और y अगर मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं। y अगर अकेले 40 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में वो कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। एक दिन में ये 8 काम कर रहा है, और एक दिन में ये, अगर y एक दिन में 3 कर रहा है, y अगर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, y एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और x + y मिल के 8 कर रहे हैं, तो x कितना कर रहा है, x कर रहा है 5 यूनिट कर रहा है। x को अकेले करने में कितना लगेगा, 120 काम करना है, और एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। ठीक, ठीक है। चलिए ये 12वां क्वेश्चन पढ़िए। x और y दिया है 4, xy दिया है 2, y + z कितना दिया हुआ है 5 दिया है, yz 3 दिया हुआ है,
जेड प्लस एक्स 6 दिया हुआ है, वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा ये तो बड़ा बेसिक वाला है। देखिए इसका फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बाई 2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अच्छा मुझे अगर एक्स माइनस वाई माइनस जेड मिल जाए तो चलो, नहीं मिल रहा है तो ढूंढते हैं। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है मुझे 4, ठीक। मुझे अगर एक्स माइनस वाई निकालना है, मुझे यहाँ से एक्स माइनस वाई का निकालना है होल स्क्वायर, तो एक काम करने जा रहा हूँ मैं, लिख दूंगा इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखिए एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको पता भी होना चाहिए। ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जब भी होता है ये होता है 4ab। एक्स वाई लिखना हो 4ab लिखना, कितना हो गया 4xy, ठीक है। देखिए वही रिलेशन है, सिर्फ मैं उसको इधर ले आया हूँ और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अगर मुझे एक्स वाई निकालना है, या एक्स प्लस वाई मुझे कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई मुझे दिया हुआ है 4 माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना 4 2 जा 4 4 जा कितना हो गया, एक्स प्लस वाई मुझे 4 दिया है तो ये हो गया 16, 16 माइनस 4 एक्स वाई कितना हो गया, ये हो गया 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 8 आ गया। मेरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये मेरा 8 आ गया। अब मुझे चाहिए वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई जेड। वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, वाई प्लस जेड दिया 5, तो ये हो गया 25 माइनस वाई जेड कितना हो गया 4 3 12, तो ये कितना आ गया 13, ठीक है। तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर कितना आ गया 13 आ गया। ये स्क्वायर की वैल्यू दी है, उसको स्क्वायर मत कर देना, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे निकालना है जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4xz, ठीक है। एक्स प्लस जेड का क्या दिया हुआ है 6 दिया है, तो ये हो गया 36 माइनस एक्स जेड कितना हो गया 16 हो गया, तो कितना आ गया 20 आ गया। ये कितना आ गया 20 आ गया, ये आ गया 20। तो एक बार ये रिलेशन थोड़ा याद रखिएगा, बाकी मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो देखिए, अच्छा अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकालना चाहूँ, अगर मैं ये वैल्यू चाहता हूँ कि x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई मुझे दिया हुआ है, थोड़ा इधर लिखो, x प्लस वाई मुझे दिया हुआ है 4, y प्लस जेड मुझे दिया हुआ है 5, z प्लस एक्स मुझे दिया हुआ है 6। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 6 4 10 15, ये कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 15/2 आ गया बस। तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, ये कितना आ गया 15/2। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, तो देखो क्या करना है हमें, तो 15/2 तो था और 2 पहले से भी नीचे था, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। अभी x प्लस वाई तो 8 प्लस 13 प्लस 20, तो 15/4 इंटू ये हो गया 28 28 31 31 प्लस 41, तो ठीक है। आज ये 15 चौको 600 हो गया, 600 प्लस 15 615/4। देखो मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी करना है। अगर 15 और 41 करना है तो 15 इंटू 40 होता है 600, और प्लस एक 15 जोड़ना है तो 615 हो गया। ये कितना आ गया 1, फिर 5 बार जाएगा, फिर 12, फिर 7 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, तो कितना 153.75 आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, ठीक है, ये आ भी रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपके लिए रिलेशन ही बहुत फ़ायदेमंद होगा जल्दी करने के लिए, और ये एग्ज़ाम में रिलेशन बनाने में टाइम वेस्ट जिसके वजह से आप ना करें तो बेहतर होगा। तो ये रिलेशन जो थोड़े छोटे छोटे हैं वो आप ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा 13वां पढ़ते हैं। अ मैन वॉक्स फ्रॉम अ डिस्टेंस x टू एंड y। टू एंड y क्या होता है,
एक्स से वाई के, मतलब एक्स और वाई चलता है कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की, और उसी रास्ते में जब वापस आता है वाई टू एक्स आता है तो कितनी स्पीड से आ रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। मतलब एक आदमी है और एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और जब वो वाई टू एक्स से वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर है। देखिए इसके तरीके तो बहुत एक हैं, पर एक फॉर्मूला भी है एवरेज स्पीड का इसमें, दो औसत गति जो निकालते हैं वो होता है, अगर मैं इसको S1 मान लेता हूँ, S2 मान लेता हूँ, तो ये हो गया 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, इसको हार्मोनिक मीन भी बोला जाता है। तो देखिए 2S1 कितना है, 20 इंटू 25 अपॉन S1 प्लस S2 कितना हो गया, 45, काट दिया 5 ने, कितना हो गया 100, और ये हो गया 200, 25 4 कितना होता है, 100 होता है, 100 इंटू 200, 200 हो गया, 200 अपॉन 9। देखिए परसेंटेज में आप सभी लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा, 100/9 का परसेंटेज लगता है तो कितना होता है 11/9। यहाँ पे 200 है तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 22, 2/9 किलोमीटर पर आवर। देखिए परसेंटेज के रेशियो सब जगह काम आएंगे, तो इसलिए उस परसेंटेज के रेशियो जो आपने पहले हर ही जगह पढ़ाए जाते हैं तो उसको तैयार रखिएगा। ठीक, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, sec x दिया हुआ है -3 है, sec x दिया हुआ है +2 दिया हुआ है =0, तो मुझे x का वैल्यू बतानी है। देखिए sec स्क्वायर x -3 sec x +2 = 0 दिया हुआ है। देखिए पहले तो मैं ना यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखने जा रहा हूँ, ऑप्शन से चेक करूँगा। देखो 45, 15 तो मैं रखने की कोशिश भी नहीं करूँगा, पहले 15 तो मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा। 45 रखूँगा तो आ जाएगा रूट, तो रूट है तो रूट हटने में दिक्कत होगी, 45 रूट में आ जाएगा मेरा 45। मैं 60 रखता हूँ या 30 रखूँगा, पहले मैं 60 रखता हूँ, तीसरा ऑप्शन। तो देखो सेक 60 कितना होता है, सेक 60 होता है 2, तो ये कितना हो गया 4, तो 3 × 2 +2, क्या 0 आ रहा है, देखो 4 - 6 +2, 4 2 6, देखो 0 आ गया, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हमेशा आप वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। अगर आप डिग्री रखना जानते हैं तो चुपचाप x की जगह कोई डिग्री रख दीजिए, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक से करना है तो चलिए उससे भी करें। चलो नहीं भैया सॉल्व करो, तो चलिए इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मुझे दिया हुआ sec स्क्वायर x, अगर मैं लिखूँगा इसको 2 sec x - sec x +2, ये मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से आ जाएगा sec x, कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा sec x -2, ठीक है, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 1, तो sec x -2 = 0। तो यहाँ मेरा एक sec x की -1 आ गया, और मेरा आ गया sec x -2 = 0। देखिए अब मैं इसकी बात करूँगा, sec x कितना आ गया, sec x -2 = 0, और तो ये आ गया sec x दिया हुआ है 2, तो sec 2 किस पे होता है, 60 पे ही होता है। यहाँ से भी आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन में, 15वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, उसकी एरिया और लेंथ का, उसके क्षेत्रफल और लंबाई का जो अनुपात दिया हुआ कितना दिया है, 5:1 दिया हुआ है। अब बताना है उसकी लंबाई का, रेक्टेंगल की लंबाई बतानी है, आयतन की लंबाई बतानी है। देखो एक पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया है, उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, उसकी परिधि कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है कि नहीं दी हुई है, उसके एरिया और लेंथ का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5:1 दिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपॉन लेंथ, 5:1 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेंथ कट जाएगी तो ब्रेड्थ मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई। ब्रेड्थ मेरी 5 आ गई तो चुपचाप फॉर्मूला रख दो, 2l + b, कितना दिया हुआ है 5, परिधि यही होती है, पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, तो 2 × l + 2 × b, 2 × b हो जाएगा 2 5 10, कितना हो गया 50 हो गया, तो 2l किसके बराबर हो जाएगा 40 के, तो l किसके बराबर हो गया 20 के, l किसके बराबर हो गया 20 के। कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवालों में, ठीक, आसान से क्वेश्चन है।
चलिए 16वां पढ़िए। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सचिन की जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है दिलीप की इनकम से। तो अब ये बताना है कि दिलीप की इनकम जो है सचिन की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। दिलीप की जो आय है सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक सचिन दिया हुआ है, एक दिलीप दिया हुआ है। कह रहा है सचिन की इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है। 20% का रेशियो क्या होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता है। अगर मैं मान लूँ कि दिलीप की इनकम 4 है तो 4 का 25% एक और वो ज़्यादा है तो कितना हो गया सचिन की, 5 हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, ठीक है। अब पूछो भाई हाउ मच परसेंट इज दिलीप इनकम, दिलीप की जो आय है वो सचिन की इनकम से कितनी कम है, एक कम है, ठीक है, एक कम है। और किससे कम है, सचिन की इनकम से। सचिन की इनकम कितने 20 × 100 तो किसके बराबर हो गया, 20%, ठीक है। आसान सा सवाल, 20%। आगे बढ़े, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का ठीक ठाक सवाल दिया गया है, कर सकते हैं आप। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 132 डिवाइडेड बाय 12 × x -3 3 मैं 3 × 3 पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ पहले, डिवाइडेड बाय 5² - 6 × 4 + x² = 1 दिया है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और बोला गया है कि x 10 से कम होना चाहिए, x से 10 कम होना चाहिए। इसका भी कुछ मतलब होगा भैया। देखिए सिंप्लीफिकेशन ब्रॉड मास जब हम लगाते हैं तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो 12 से 132 जाएगा कितना जाएगा, 11। तो हो जाएगा 11x - 9 अपॉन ये हो जाएगा 25 - 24 + x² = 1। तो ये हो जाएगा 11x - 9 = मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उधर जाएगा तो वो जाएगा 1 + x², ठीक है। तो ये आ गया x² - 11x + 10 = 0। देखिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें थोड़ा ऑप्शन चेक कर लीजिए। इसमें अगर ऑप्शन चेक कर रहे हो तो ये 4, अगर 2 चेक कर रहे हो तो 2 4 हो गया, तो ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। और ये हो गया 16 44, तो 4 भी नहीं हो सकता। 3 रखूँगा, 3 9 - 33 33 22, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है, 1 ही पॉसिबल है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 1 रख दीजिए, 1 × 11 + 10, ठीक है। 10 और ये कितना, 11 - 11 हो गया, कितना हो गया, 0 आ गया, वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। वरना आप फैक्टराइज कर लीजिए, वो भी कोई बड़ा काम नहीं है। तो हो जाएगा x² - 10x - x + 10 = 0, फैक्टराइज हो रहा है। तो x - 10 - 1 x - 10 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x - 10 और आ गया x - 1। तो या तो x 10 के बराबर होगा या तो फिर x 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x 10 से कम होना चाहिए, तो x 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लंब खींचा जाता है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, डायमीटर बताना है भाई। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और कह रहा है कि एक कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है कितने सेंटीमीटर की दी हुई है, 24 सेंटीमीटर की दी हुई है, 24 सेंटीमीटर की दी हुई है। और कह रहा है कि एक सेंटर से उस पे क्या करा गया है, एक लंब डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया। और वो कितने का डाला गया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर डाला है। तो मुझे इसकी एरिया बतानी। देखो ये तो होगी उसकी रेडियस, डायमीटर बताना, ये हो गया रेडियस, ये होगी रेडियस, ठीक है। अब मुझे इसका डायमीटर बताना है, इसका व्यास बताना है। तो देखो जब भी कोई सेंटर से किसी कॉर्ड के आके परपेंडिकुलर डाला जाता है ना, तो वो उस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये 14 है, ये 24 है, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो आप सबने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, ये 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वरना पाइथागोरस भी लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस लगाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 5² + 12 के स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं इसको r मान ले रहा हूँ तो r² है, क्योंकि 25 +
44 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर कितना आ गया 13 आ गया। मेरा आर 13 आ गया। रेडियस अगर मेरी 13 आ गई तो डायमीटर कितना आ गया, व्यास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, व्यास 26 आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, हटा दो इसको। ये देखिए ना, गिवन फिगर द कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट एल। ठीक है, पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट एल पे ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर, लेंथ ऑफ ए बी बतानी है आपको, ए बी बतानी है। देखो इस तरह से जब डायग्राम दिया रहता है और सीकेंड बन जाती हैं तो ये क्या हो जाता है इनका, पहले बता देता हूँ। ये 6 दिया हुआ, अगर आप लोग को ना दिख रहा होगा, 11 दिया हुआ है, एक्स दिया होगा, 4 दिया होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है एल, यहाँ पे एल दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक रिजल्ट बन जाता है जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है, वो हो जाता है एल सी इंटू एल डी, मतलब एल सी ये वाली और ये पूरी, एल सी इंटू एल डी इक्वल्स टू एल बी इंटू एल ए। अब चुपचाप कुछ नहीं, इसी में रख देंगे। देखो एल सी कितना है, 6 दिया हुआ है, 6 इंटू एल डी पूरा 11 प्लस 6 कितना हो गया 17। एल बी कितना दिया हुआ है, एल बी दिया हुआ है मुझे 4, और एल ए कितना हो गया 4 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 4 प्लस एक्स। तो चुपचाप ये सॉल्व करना है। ये कितना हो गया 102, ये हो गया 16 प्लस 4x। ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू, जल्दी काटो, 14 जाएगा तो कितना आ गया 86 आ गया। तो ये x कितना आ जाएगा 4 2 8, 21.5, 21.5 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये डिवाइड, देखिए डिवाइड आपको जल्दी सीखना पड़ेगा। 4 2 8, 4 1 0.5, तो ये डिवाइड जल्दी करना ही सीखें, वो आपके लिए मस्ट है अगर आप एसएससी में पार पाना चाहते हैं तो। देखिए एक बैट्समैन है, क्या लिखा है, एक बैट्समैन ने अपनी 11वीं इनिंग में 87 रन बनाता है, 77 रन बनाता है, तो उसका औसत स्कोर 3% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 11वीं पारी के बाद उसकी औसत स्कोर क्या है ये बताना है। मतलब जब 11वीं पारी में कितना रन बना रहा है 77, अगर मैं मान ले रहा हूँ उसकी 10वीं तक कितना एवरेज था, औसत था, कितना एक्स था, है ना, शुरुआत में कितना था एक्स था, तो 10 तक तो वो लगभग एक्स ही रन बना रहा था, पर उसने 11वीं इनिंग में कितना बना दिया 77 रन बना दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा जो एवरेज था वो कितने बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। अगर पहले एक्स था तो अब कितना हो गया, एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ पे 10x प्लस 77 इक्वल्स टू 11x प्लस 33। देखिए एकदम बेसिक है ये, x इक्वल्स टू कितना आ गया 44। अब मुझे पूछा क्या है, इस एवरेज स्कोर 11वीं इनिंग के बाद कितना है। ये तो x शुरुआत में था ना, 11वीं इनिंग के बाद 3 तो बढ़ गया है, 11वीं इनिंग के बाद एवरेज 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 47 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है हो गया। देखिए पहले पर इसको थोड़ा सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि उसने 11वीं इनिंग में 77 रन बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, 11वीं इनिंग में 77 बनाए, जिसकी वजह से इसकी 10 इनिंग में ना 3-3 बढ़ता जा रहा है। हर 10 इनिंग में जितनी भी इसने इनिंग इसके पहले कितनी है 10 थी, और उसमें हर में 3-3 बढ़ता जा रहा है, तो कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया। 30 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इसमें 30 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। डायरेक्ट निकाल सकते थे, पर ये भी है, उसको जिस तरह समझ में आ रहा है वो भी कर ले। ठीक है, देखिए अब 21वां ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, त्रिकोणमिति। ये दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और मुझे साइन थीटा बताना है। अगर मुझे साइन थीटा बताना है तो पहली बात, जब इस तरह का रिलेशन रहता है तो थोड़ा आपका अलजेब्रा से जुड़ता है। इस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँगा कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा 2 to the 4 5/2
तो और कॉसेक थीटा किसके बराबर हो गया 5/4। कॉसेक थीटा 5/4 है तो साइन थीटा इसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5। अब आपको कह रहे होगे कि आप ये कहाँ से आ गया, तो एक चीज़ रिलेशन याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वस टू होता है 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा a माइनस बी और a प्लस बी वाला बन गया कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वस टू 1 दिया है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉसेक थीटा ये 2 दिया हुआ है इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ से निकल आएगा इक्वस टू 1। अगर ये 2 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ बन जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइनिंग दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बार ग्राफ आ गया। अब दिए गए बार ग्राफ 6 राज्य हैं A B C D E F और F में गैर, ये क्या लिखा, गैर विद्युतीकरण नॉन इलेक्ट्रिफाइड, जिसमें बिजली नहीं है। ठीक है, ये प्रतिशत दिया गया है जिनमें नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज, मतलब गैर विद्युतीकरण का परसेंटेज दिया हो गया, प्रतिशत दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या करते, देखिए SSC में आपको ये जल्दी पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ती नहीं है, पर पढ़ लिया ठीक है। विच स्टेट्स हैड एट मोस्ट, देखो पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर, ये है 10, ये है 60, ये है 20, अगर आप लोग को ना दिख रहा है 40 है, ये 30 है और ये भी कितना है, ये 50 है। ठीक, ये कितना है 50 है। कह रहे कि ऐसे कितने राज्य हैं, कितने राज्यों में सबसे अधिक 30% या उससे कम गैर विद्युतीकरण है। मतलब ऐसे कितने स्टेट हैं जिसमें 30% या 30% से कम घरों में बिजली नहीं है, घरों में गाँव में बिजली नहीं है। तो ये देखो 30 तो ये हो गया 1 2 3, तो 3 आंसर हो गया। ऐसे कितने गांव हैं जिनमें बिजली नहीं है, 30% से कम है या 30% है, वो कितने गांव हैं, 1 2 3। क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे कितने स्टेट हैं, ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ पे 30% या उससे कम गांव में बिजली नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या है दिया गया है, द बार गोज द नंबर ऑफ डेथ्स। ये 1992 की बात करी गई है। बता रहा रेनी सीजन में इतने लोगों की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में। जितने लोग दिए कितने हुए मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो। ये हो गया 142 को, ये आपको दिया है 142, हो जाओ, ये कितना दिया, ये आपको दिया है 142, ये दिया है 180, ये दिया है 145, ये दिया है 155, ये दिया है 160, ये दिया है 150 और ये दिया है 165। कौन से 2 क्रमिक सप्ताहों के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई थी। मतलब ऐसे कौन से 2 सप्ताह हैं, ऐसे कौन से 2 वीक हैं जिसमें मौत की संख्या, जिसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स थी उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी। सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आ रही है, 180 से 45 में ही आ रही है। तो कितना, 7 से 14 जुलाई, 7 से 14 जुलाई हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से 14 जुलाई के बीच में कितना, 180 से 45 आ रही है कि नहीं, सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आ रही है, इसी में आ रही है। तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बिटवीन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स वॉज द राइज इन द नंबर ऑफ डेथ्स द हाइएस्ट। ऐसे कौन से 2 क्रमिक सप्ताह के बीच मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि आई। अच्छा, पहले जो पूरा गिरावट आई है इसमें वृद्धि आई, तो वृद्धि किस में आई है, 30 जून और 7 जुलाई। 30 जून और 7 जुलाई कहाँ दिया है, तो यहाँ दिया 30 जून और 7 जुलाई में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। चलिए फिर अपना आखिरी क्वेश्चन,
ये जो ग्रे कलर से दिया है वो दिया है क्वांटिटी, जो ग्रे कलर से दिया है वो क्वांटिटी, और जो वैल्यू है वो वाइट से दी हुई है। इन विच ईयर वॉज द वैल्यू पर टन, किस वर्ष में मूल्य प्रति टन न्यूनतम था, मूल्य प्रति टन न्यूनतम था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 150 दिया है, तो यहाँ वैल्यू पर टन कितना हो गया, लगभग डेढ़ है। ठीक है, 1.5 है, मतलब वैल्यू पर टन वैल्यू कितनी दी हुई है, 150 दी है। 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 2005 की बात कर रहा हूँ तो कितना वैल्यू मेरे दी हुई है 1.5, और टन कितने दिए हैं 100, तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया। न्यूनतम मुझे मिनिमम निकालना है, और ये देखो कितना दिया हुआ है, 2006 की बात कर रहा हूँ तो वो कितना दिया हुआ है 150/75 दिया, तो मतलब 2 गुना, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देखिए 150 है वो कितना हो गया 2 गुने से ज़्यादा ही है कि नहीं, 150 के 303 तो 2 गुने से ज़्यादा ही, तो ग्रेटर देन 2 है। ये भी कितना है, मुझे मिनिमम बताना है तो ज़्यादा देखना ही, तो ये भी कितना है ग्रेटर देन 2 है, और ये कितना है लगभग, ये तो 2.5 गुना है, ये तो 2.5 गुना है। तो मेरा न्यूनतम कौन सा है 2005 है कि नहीं है, न्यूनतम कौन सा है 2005 ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे। आपको इस क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी कॉन्सेप्ट टाइम टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करें। थैंक यू। बाकी के लिए गुड बाय।